कहानी कैलिफोर्निया के एक पहाड़ी इलाके से शुरू होती है जहां एक जवान लड़की अपनी कार चला रही होती है। तभी ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं और एक पत्थर उसकी कार के सामने वाले शीशे से टकराता है। अगले ही पल पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने लगता है। पत्थर और कीचड़ कार से टकराकर उसे सड़क के किनारे से नीचे धकेल देते हैं। कार पहाड़ से नीचे गिरते हुए कई बार पलटती है। वह दूसरी तरफ की गहरी खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ चट्टानों के बीच फंस जाती है। लड़की बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार चट्टानों के सहारे हवा में लटक रही है। उसी दौरान लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का मुख्य पायलट रे अपनी टीम के साथ उसे ढूंढ रहा होता है। एक पत्रकार भी उनके साथ होती है जो उनके बचाव के काम के बारे में सवाल कर रही होती है। कार दिखाई देते ही रे लड़की से फोन पर बात करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन कार में थोड़ी सी हलचल होते ही वह डर कर चीखने लगती है। जगह बहुत तंग होती है, इसलिए रे बड़ी सावधानी से हेलीकॉप्टर को चट्टानों के पास ले जाता है। टीम का एक बचाव कर्मी जोबी रस्सी की मदद से नीचे उतरता है। उनके पास केवल 5 मिनट होते हैं क्योंकि इतनी मुश्किल जगह पर हेलीकॉप्टर को ज्यादा देर तक रोकने से उसका इंजन जवाब दे सकता था। जोबी जैसे ही कार के पास पहुंचता है, लड़की घबराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। इससे कार दोबारा हिलने लगती है। जोबी उसे बिल्कुल शांत बैठने के लिए कहता है और कार को रस्सी से सुरक्षित कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद कार अचानक फिसल जाती है और जोबी उसके साथ फंस जाता है। इस झटके से हेलीकॉप्टर भी बुरी तरह हिलने लगता है, जबकि उसका इंजन पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका होता है। यह देखकर रे हेलीकॉप्टर का जिम्मा हैरिसन को सौंप देता है और खुद रस्सी के सहारे नीचे जाने का फैसला करता है। इंजन जवाब देने के करीब होता है, लेकिन रे किसी तरह कार तक पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोलकर लड़की को बाहर निकालता है और उसे मजबूती से पकड़ लेता है। रे के कहने पर ऊपर मौजूद साथी कार को थामे रस्सी काट देता है। इससे जोबी आजाद होकर दूसरी तरफ झूल जाता है, जबकि कार नीचे गिरकर पूरी तरह तबाह हो जाती है। रे लड़की को सुरक्षित बचा लेता है और पूरी टीम वहां से निकल जाती है। अब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर लॉरेंस अपने छात्रों को दुनिया में आए बड़े भूकंपों के इतिहास के बारे में बता रहा होता है। वह समझाता है कि कुछ भूकंप इतने ताकतवर थे कि उन्होंने जमीन को कई फीट तक खिसका दिया और समुद्र में बहुत बड़ी लहरें पैदा कर दी। लॉरेंस सैन एंड्रियास फॉल्ट के बारे में भी बताता है। यह कैलिफोर्निया के बीच से गुजरने वाली वह जगह है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक दूसरे के खिलाफ खिसक रही हैं। उसके मुताबिक यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आना केवल समय की बात है। पढ़ाई खत्म होने के बाद लॉरेंस अपने ऑफिस जाता है, जहाँ डॉक्टर किम उसे नेवाडा के फाल्को इलाके में महसूस किए गए कई छोटे भूकंपों की जानकारी देता है। ये जगह हूवर डैम से कुछ ही दूरी पर होती है, जबकि वहाँ किसी ज्ञात फॉल्ट का पता नहीं था। दोनों ने भूकंप से पहले पैदा होने वाली चुंबकीय हलचल को नापने के लिए एक नया यंत्र बनाया था, इसलिए वे तुरंत हूवर डैम जाकर अपनी खोज की जांच करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रे घर पहुंचता है, तभी उसकी बेटी ब्लेक उसे फोन करती है। वह अपनी साइकिल की चाबी मांगती है क्योंकि वह साइकिल को कॉलेज ले जाना चाहती है। ब्लेक उसे बताती है कि चाबी शायद उसकी दराज या अलमारी के ऊपर रखे गुलाबी डिब्बे में होगी। बातचीत खत्म होने के बाद रे को घर में तलाक के कागज दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह दुखी हो जाता है। इसके बाद वह चाबी ढूंढने के लिए ब्लेक के कमरे में जाता है, जहाँ उसे अपने परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उनमें उसकी मर चुकी बेटी की तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इधर हूवर डैम के पास लॉरेंस और किम अपने नए यंत्र से भूकंप की हलचल नाप रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि हर छोटे भूकंप से पहले चुंबकीय हलचल बढ़ रही है। इसका मतलब था कि उनका यंत्र भूकंप आने से पहले ही उसका अंदाजा लगा सकता है। दोनों अपनी कामयाबी से खुश होते हैं, लेकिन तभी यंत्र की रीडिंग्स अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। किम समझ जाता है कि अब एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। कुछ ही पलों बाद एक जोरदार भूकंप आता है। लॉरेंस और किम वहां मौजूद लोगों को तुरंत बांध से दूर भागने की चेतावनी देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि बांध की दीवारों से पत्थर गिरने लगते हैं। भूकंप की ताकत से उनके उपकरण भी बेकार हो जाते हैं। बांध की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं और उनमें से तेजी से पानी बाहर आने लगता है। देखते ही देखते पूरा इलाका तबाह होने लगता है। किम भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे पैर में चोट लगी एक लड़की दिखाई देती है। वह तुरंत उसे उठाकर लॉरेंस की तरफ दौड़ने लगता है। उनके पीछे जमीन लगातार टूटकर नीचे गिर रही होती है। अचानक किम का पैर फिसल जाता है। नीचे गिरने से पहले वह लड़की को लॉरेंस की तरफ धकेल देता है। जब किम खुद को संभालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका पैर लोहे की एक छड़ में फंस गया है। लॉरेंस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन किम उससे लड़की को बचाने के लिए कहता है। अगले ही पल हूवर डैम पूरी तरह टूट जाता है और पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब किम को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इधर रे को अपने अधिकारी का संदेश मिलता है, जिसमें हूवर डैम पर आए भूकंप की खबर होती है। उसे तुरंत बचाव के काम पर बुलाया जाता है। जाने से पहले वह ब्लेक से मिलने और उसकी साइकिल की चाबी देने पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी अलग रह रही पत्नी एमा और उसके साथी डेनियल से होती है। रे पहली बार डेनियल से मिलता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि एमा और डेनियल अब साथ रहने वाले हैं। यह बात रे को अंदर से दुखी कर देती है, लेकिन वह अपने जज्बात छिपाकर दोनों को बधाई देता है। कुछ देर बाद वह वहां से निकल जाता है और बचाव के काम की तैयारी में लग जाता है। कुछ घंटों बाद ब्लेक डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को में उसके ऑफिस पहुंचती है। डैनियल किसी काम से अंदर चला जाता है, जबकि ब्लेक लॉबी में उसका इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ रे का इंटरव्यू लेने वाली वही रिपोर्टर अब डॉक्टर लॉरेंस से नेवाडा में आए भूकंप के बारे में बात करने पहुंचती है। लॉरेंस बताता है कि डॉक्टर किम पार्क की मौत से पहले उन दोनों ने यह साबित कर दिया था कि उनका नया यंत्र भूकंप आने से पहले उसकी चेतावनी दे सकता है। तभी लॉरेंस के स्टूडेंट्स घबराते हुए वहां आते हैं। वे बताते हैं कि सैन एंड्रियास फॉल्ट के आसपास लगे सभी उपकरणों की रीडिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा हलचल सैन फ्रांसिस्को के पास दर्ज हो रही थी और यह नेवाडा में आए भूकंप से भी कहीं ज्यादा थी। लॉरेंस नक्शे पर सैन एंड्रियास फॉल्ट और हूवर डैम की जगह को मिलाकर देखता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि नेवाडा का भूकंप कोई अलग घटना नहीं थी, वह एक
बहुत बड़े भूकंप की शुरुआत थी जो पूरे सैन एंड्रियास फॉल्ट को सक्रिय कर सकता था। इसका असर लॉस एंजलिस से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने वाला था। लॉरेंस समझ जाता है कि दोनों शहर बहुत बड़े खतरे में हैं और वह अपने छात्रों से तुरंत सभी अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए कहता है। इधर लॉबी में इंतजार करते हुए ब्लेक की मुलाकात इंग्लैंड से आए बेन और उसके छोटे भाई ऑली से होती है। बेन वहां नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया था और ऑली भी उसके साथ था। थोड़ी सी बातचीत के बाद तीनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। उधर लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट में एमा डैनियल की बहन सूजन के साथ खाना खाने बैठी होती है। तभी एमा को रे का फोन आता है। रे पिछले दिन की अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है और मानता है कि वह एमा और ब्लेक के डैनियल के साथ रहने की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि रेस्टोरेंट की मेजें कांपने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगती है। लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा भूकंप आ चुका था। हेलीकॉप्टर में मौजूद रे बाहर देखता है तो उसे सड़कें और फ्लाईओवर टूटकर नीचे गिरते दिखाई देते हैं। वह तुरंत एमा से पूछता है कि वह कहाँ है। जगह का पता चलते ही रे समझ जाता है कि एमा इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। वह एमा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर छत पर पहुंचने के लिए कहता है। रे उसे भरोसा दिलाता है कि वह हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ रहा है। इसी दौरान सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक और डेनियल अपनी कार में बैठकर निकलने वाले होते हैं। तभी भूकंप वहां भी पहुंच जाता है। डेनियल तुरंत ड्राइवर से कार आगे बढ़ाने के लिए कहता है और वह तेजी से पार्किंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है। चारों तरफ लोग घबराकर भाग रहे होते हैं जबकि पार्किंग का पूरा हिस्सा टूटकर धंसने लगता है। अचानक कार के सामने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। कार उसमें गिरकर दीवार से टकराती है और मलबे के बीच फंस जाती है। तभी लोहे का एक भारी सरिया कार की छत पर आ गिरता है। उसकी टक्कर से ड्राइवर जॉनथन की मौके पर ही मौत हो जाती है। आगे की सीट पीछे की तरफ मुड़ने से ब्लेक के दोनों पैर बुरी तरह फंस जाते हैं। डेनियल उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह सीट को हिला नहीं पाता। आखिर वह ब्लेक से मदद लेकर वापस आने का वादा करता है और वहां से निकल जाता है। ऊपर पहुंचकर डेनियल को एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है। वह उसे बताता है कि पार्किंग में एक लड़की कार के अंदर फंसी हुई है। लेकिन तभी छत का एक हिस्सा टूटकर गिरता है और गार्ड मलबे के नीचे दब जाता है। ये देखकर डेनियल बुरी तरह डर जाता है। ब्लेक की मदद करने के बजाय वह अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों के साथ वहां से भाग जाता है। लेकिन बेन और ऑली ने उसकी बात सुन ली थी। दोनों खुद ब्लेक को ढूंढने का फैसला करते हैं। इधर रे हेलीकॉप्टर लेकर लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में वह मशहूर हॉलीवुड साइन को टूटकर नीचे गिरते देखता है। शहर के कई हिस्सों से आग और धुआं उठ रहा था जबकि ऊंची इमारतें एक एक करके गिर रही थीं। रेस्टोरेंट में भी चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। एमा बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा खोलती है लेकिन उसके आगे की पूरी मंजिल टूट चुकी होती है। तभी वह अपनी आंखों के सामने एक आदमी को नीचे गिरते हुए देखती है। उसी समय रेस्टोरेंट का ओवन फट जाता है और वहां मौजूद शेफ आग की लपटों में घिर जाता है। एमा बाकी लोगों को समझाती है कि उन्हें नीचे नहीं बल्कि छत की तरफ जाना होगा क्योंकि रे उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा है। एमा को इमरजेंसी सीढ़ियां मिल जाती हैं और वह तेजी से ऊपर जाने लगती है लेकिन बाकी लोग घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं। छत के पास पहुंचते ही इमारत का एक और हिस्सा टूटने लगता है। एमा अपना संतुलन खो देती है और मलबे के साथ नीचे वाली मंजिल पर जा गिरती है। कंक्रीट के टुकड़ों से टकराने की वजह से उसे चोट लगती है और कुछ देर तक चक्कर भी आते हैं। इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती और मलबे के ढेर पर चढ़कर ऊपर निकलने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद रे उसे देख लेता है और हेलीकॉप्टर को उसके पास लाने लगता है। इमारत लगातार टूट रही होती है। आखिरी समय पर एमा छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर की जाल को पकड़ लेती है और रे उसे अंदर खींच लेता है। उसी वक्त पास की एक ऊंची इमारत गिरने लगती है जिसकी टक्कर से एमा वाली इमारत भी टूटने लगती है। रे तुरंत हेलीकॉप्टर का कंट्रोल संभालता है लेकिन गिरते मलबे से हेलीकॉप्टर बुरी तरह घूमने लगता है। उसका एक दरवाजा भी टूटकर अलग हो जाता है। बहुत मुश्किल के बाद रे हेलीकॉप्टर को संभालकर वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। उधर सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक को अपना फोन मिल जाता है। वह तुरंत रे को कॉल करके बताती है कि वह पार्किंग में एक कार के अंदर फंसी हुई है और डेनियल उसे छोड़कर कहीं चला गया है। रे उससे और जानकारी लेने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही देर में फोन का सिग्नल चला जाता है। वह एमा से कहता है कि बचाव कर्मियों को वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए अब वे खुद अपनी बेटी को बचाने सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। इसी बीच पार्किंग की छत और ज्यादा टूटने लगती है और कार के ऊपर लगातार मलबा गिरने लगता है। इसी दौरान बेन और ऑली ब्लेक तक पहुंच जाते हैं। वे लोहे की एक छड़ की मदद से उसके पैरों पर दबाव डाल रहे भारी बीम को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन बीम नहीं हिलता और ऊपर से ज्यादा मलबा गिरने लगता है। तभी बेन को कार की डिक्की में एक जैक दिखाई देता है। वह जैक को बीम के नीचे लगाकर उसे उठाने लगता है। बीम थोड़ा ऊपर उठता है लेकिन ब्लेक के पैरों को निकालने के लिए जगह अब भी कम होती है। बेन तुरंत कार के टायर्स की हवा निकाल देता है। इससे कार थोड़ी नीचे बैठ जाती है और ब्लेक के पैरों के पास ज्यादा जगह बन जाती है। उसका तरीका काम कर जाता है और दोनों भाई ब्लेक को ठीक समय पर बाहर निकाल लेते हैं। उनके बाहर आते ही पार्किंग की छत का बाकी हिस्सा भी गिर जाता है और कार मलबे के नीचे पूरी तरह कुचल जाती है। तभी एक और झटका आता है जिससे इमारत दोबारा हिलने लगती है। तीनों तुरंत वहां से भागकर सड़क पर पहुंचते हैं। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। इमारतों के हिस्से टूट कर गिर रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद झटके फिलहाल रुक जाते हैं। उधर कैलटेक में लॉरेंस और उसकी टीम अलग अलग निगरानी केंद्रों से आए आंकड़ों की जांच करती है। उन्हें पता चलता है कि 9.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद भी सैन एंड्रियास फॉल्ट की हलचल कम नहीं हुई थी, बल्कि कुछ जगहों पर वह पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लॉरेंस समझ जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वह रिपोर्टर सेरीना से लोगों को चेतावनी देने में मदद मांगता है लेकिन संचार व्यवस्था खराब होने की वजह से कोई भी सिग्नल सीधे न्यूज चैनल्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस पर कैलटेक के छात्र अपने कंप्यूटर्स की मदद से न्यूज चैनल्स के प्रसारण में उनकी लाइव फीड जोड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर ब्लेक को रे की सिखाई हुई एक बात याद आती है। बिजली बंद होने पर मोबाइल और दूसरे आधुनिक फोन काम करना बंद कर सकते हैं लेकिन पुराने लैंडलाइन फोन फिर भी चल सकते हैं। इसलिए ब्लेक, बेन और ऑली पास की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ढूंढते हैं। दुकान के अंदर उन्हें एक पुराना लैंडलाइन फोन मिल जाता है। ब्लेक तुरंत रे को कॉल करके बताती है कि वह सुरक्षित बाहर निकल आई है। एमा उससे डेनियल के बारे में पूछती है। ब्लेक बताती है कि डेनियल उसे कार में फंसा छोड़कर भाग गया था। उसने केवल एक सिक्योरिटी गार्ड को उसके बारे में बताया। जबकि बेन और ऑली उसकी बात
सुनकर ब्लेक की मदद करने आए थे। यह सुनकर एमा को डेनियल पर बहुत गुस्सा आता है। रे ब्लेक से कहता है कि शहर से बाहर जाने वाली सभी सड़कें बंद होंगी, इसलिए उसे किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा। वहां से उसे ढूंढना आसान होगा और वह ज्यादा सुरक्षित भी रहेगी। रे उसे क्वाइट टावर जाने के लिए कहता है, जहां वे पहले भी साथ जा चुके थे। वह ब्लेक से वादा करता है कि वे जल्द ही वहां पहुंचकर उसे बचा लेंगे। कॉल खत्म होते ही एमा डेनियल को फोन करती है, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली जाती है। एमा गुस्से में संदेश छोड़ती है कि अगर वह इस भूकंप में बच भी गया तो अपनी बेटी को अकेला छोड़ने के लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद ब्लेक बेन से भी अपने माता पिता को फोन करके अपने सुरक्षित होने की खबर देने के लिए कहती है। कॉल करने के बाद तीनों ऑली की किताब में कोई टावर का रास्ता देखते हैं और वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डैनियल बाकी लोगों के साथ सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक और इमारत टूटने लगती है और भीड़ में भगदड़ मच जाती है। डैनियल केवल अपनी जान बचाने के लिए लोगों को धक्का देकर आगे निकलने लगता है। इसी बीच रे और एमा का हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके बेकर्सफील्ड के ऊपर से गुजर रहा होता है। तभी लॉस एंजलिस में लगी चोट की वजह से उसके गियर बॉक्स में खराबी आ जाती है। रे समझ जाता है कि हेलीकॉप्टर अब ज्यादा देर हवा में नहीं रह पाएगा। वह इंजन बंद करके हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने की कोशिश करता है। ये बहुत खतरनाक तरीका था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। नीचे उतरते समय हेलीकॉप्टर एक बिजली के खंभे से टकराकर पास की दुकान में जा घुसता है। उसके फ्यूल टैंक से तेल निकलने लगता है, इसलिए रे और एमा तुरंत बाहर भागते हैं। खुशकिस्मती से दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं लगती। बाहर आने पर वे देखते हैं कि कुछ लोग आपदा का फायदा उठाकर दुकानों को लूट रहे हैं। रे और एमा उनसे बचते हुए पार्किंग तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। ट्रक चोरी का होता है और उसमें चाबी नहीं होती। रे बिना चाबी के उसे चालू करने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है और ट्रक वापस मांगता है। रे सही मौका देखकर उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह एमा के साथ ट्रक लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाता है। इसी बीच सीरीना की लाइव फीड न्यूज चैनल्स पर शुरू हो जाती है। वह लोगों को डॉक्टर लॉरेंस से मिलवाती है और बताती है कि लॉरेंस और डॉक्टर किम पार्क ने भूकंप की भविष्यवाणी करने वाला तरीका खोज लिया था। लॉरेंस पूरे देश को चेतावनी देता है कि लॉस एंजलिस में आया भूकंप आखिरी नहीं था। सैन फ्रांसिस्को के नीचे मौजूद फॉल्ट का हिस्सा अभी तक पूरी तरह नहीं खिसका था और वहां इससे भी ज्यादा ताकतवर भूकंप आने वाला था। उसके हिसाब से अगले भूकंप की तीव्रता 9.5 या उससे भी ज्यादा हो सकती थी। वह इतना भयानक होगा कि कैलिफोर्निया में आने के बावजूद उसके झटके अमेरिका के ईस्ट कोस्ट तक महसूस किए जाएंगे। लॉरेंस सैन फ्रांसिस्को के लोगों से तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहता है। जो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे उन्हें वह नीचे झुककर किसी मजबूत चीज के नीचे छिपने और उसे कसकर पकड़े रहने की सलाह देता है। ट्रक में आगे बढ़ते हुए रे और एमा अपनी मर चुकी बेटी मैलरी के बारे में बात करते हैं। एमा कहती है कि ब्लेक से बातचीत के दौरान उसने कई साल बाद रे के मुंह से मैलरी का नाम सुना है। कुछ देर बाद सड़क किनारे खड़ा एक बुजुर्ग जोड़ा उन्हें रुकने का इशारा करता है। रे पहले आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक एमा को सड़क के बीच एक बहुत बड़ी दरार दिखाई देती है। यह दरार सैन एंड्रियास फॉल्ट के खिसकने से बनी थी। रे सही समय पर ट्रक रोक लेता है, वरना वे दोनों सीधे उसके अंदर गिर जाते। रे और एमा वापस उस बुजुर्ग जोड़े के पास जाते हैं। वे बताते हैं कि उनकी कार का एक्सल टूट गया था और वे भी इसी दरार के कारण सड़क से नीचे उतर गए थे। आगे जाने का दूसरा रास्ता लगभग 70 मील पीछे था। तभी रे की नजर बुजुर्ग आदमी की टोपी पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि वह उड़ान से जुड़ा रह चुका है। वह आदमी उन्हें पास के एक छोटे एयरफील्ड के हैंगर तक ले जाता है, जहां एक प्लेन मौजूद होता है। रे और एमा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वे बुजुर्ग जोड़े को अपना ट्रक दे देते हैं और खुद प्लेन से सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला करते हैं। प्लेन में फ्यूल भरने के दौरान रे एमा से मैलरी की मौत के बारे में खुलकर बात करता है। वह मानता है कि बेटी को खोने के बाद वह अपने दर्द का सामना नहीं कर पाया और इसी वजह से उसने एमा को भी खुद से दूर कर दिया। उस दिन मैलरी को राफ्टिंग पर ले जाने का विचार रे का था, इसीलिए वह खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता रहा। अपनी बेटी को बचा न पाने की याद उसके मन से कभी नहीं निकली और घर लौटकर एमा और ब्लेक का सामना करना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया। रे मानता है कि उसे एमा से अपने दिल की बात करनी चाहिए थी। वह अपनी शादी टूटने और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है। एमा उसे समझाती है कि मैलरी को बचाना किसी के बस में नहीं था। अगर रे उसे नहीं बचा पाया तो कोई भी नहीं बचा सकता था। वह उससे खुद को दोष देना बंद करने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों प्लेन लेकर अपनी बेटी को बचाने सैन फ्रांसिस्को की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक, बेन और ऑली लोगों की भीड़ के साथ कोई टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक बचाव कर्मी सभी को सुरक्षित रास्ते से आगे ले जा रहा होता है। तभी ब्लेक की नजर सड़क किनारे खड़े एक खाली फायर ट्रक पर पड़ती है। उसे पता होता है कि ऐसे ट्रक में आपातकालीन सामान का डिब्बा मौजूद रहता है। वह अंदर जाकर डिब्बा निकालती है, जिसमें एक रेडियो, प्राथमिक इलाज का सामान और खाने के कुछ पैकेट होते हैं। रेडियो की मदद से वे बचाव कर्मियों की बातें सुन सकते थे और शहर की मौजूदा हालत का पता लगा सकते थे। तभी बेन देखता है कि कोई टावर के आसपास आग और धुएं का घेरा बन चुका है। वहां जाना अब सुरक्षित नहीं था। ऑली अपनी गाइडबुक में अगली सबसे ऊंची जगह ढूंढता है। उसे पता चलता है कि नॉब हिल शहर का सबसे ऊंचा इलाका है, इसलिए ब्लेक वहीं जाने का फैसला करती है। हालांकि वह लोगों के सुरक्षित निकलने वाले रास्ते से बिल्कुल उल्टी दिशा में था। बेन को यह फैसला खतरनाक लगता है, लेकिन ब्लेक को पूरा भरोसा होता है कि रे उसे ढूंढने जरूर आएगा। ऑली भी बेन को समझाता है कि अब तक ब्लेक की हर बात सही साबित हुई है। आखिर दोनों भाई उसके साथ नॉब हिल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद रे और एमा का प्लेन भी सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट और आसपास का इलाका बुरी तरह तबाह हो चुका था। वहां प्लेन उतारने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। रे बताता है कि प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं है कि वे ज्यादा देर हवा में रह सके, इसलिए कोई टावर के करीब पहुंचने के लिए उन्हें पैराशूट की मदद से AT&T पार्क के बेसबॉल फील्ड में उतरना होगा। एमा को पैराशूट से कूदना नहीं आता था, इसलिए वह डर जाती है। रे उसे अपने साथ बांध लेता है और दोनों एक साथ प्लेन से छलांग लगा देते हैं। कुछ देर बाद वे सुरक्षित रूप से बेसबॉल फील्ड के बीच उतर जाते हैं, लेकिन उसी समय एक और भयंकर भूकंप सैन फ्रांसिस्को को हिला देता है। कैलटेक में लॉरेंस और उसकी टीम तुरंत मेजों के नीचे छिप जाती है। इस बार इमारत पहले से कहीं ज्यादा जोर से कांप रही होती है। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर ब्लेक, बेन और ऑली भी जमीन पर गिर जाते हैं। बिजली की तारें टूटने लगती हैं और आसपास की इमारतें एक एक करके नीचे आने लगती हैं। तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बेन गिर जाता है। शीशे का एक बड़ा टुकड़ा उसकी जांघ में घुस जाता है। बेन
बेन दर्द के बावजूद उठने की कोशिश करता है, जबकि ऑली डर कर रोने लगता है और घर जाने की बात कहता है। उनकी आंखों के सामने पूरा शहर बिखर रहा होता है। ऊंची इमारतें गिर रही थीं, सड़कें टूट रही थीं और गोल्डन गेट ब्रिज को भी भारी नुकसान पहुंच रहा था। भूकंप शुरू होते ही रे आसपास मौजूद लोगों को स्टेडियम की मजबूत दीवार के पास जाने के लिए कहता है। खुले में खड़े रहने पर गिरती इमारतों का मलबा उन्हें कुचल सकता था। वहां एक घायल औरत चल नहीं पा रही होती। रे तुरंत उसे उठाकर स्टेडियम की तरफ ले जाता है। एमा भी उसकी मदद करती है और सभी लोग मजबूत दीवार के साथ नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही पलों बाद पास की एक बड़ी इमारत टूट कर गिरती है, लेकिन स्टेडियम की मजबूत दीवार उन्हें मलबे से बचा लेती है। भूकंप रुकने पर रे और एमा वहां से बाहर निकलते हैं। शहर की हालत देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि अब किसी कार से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी थीं और पैदल कोई टावर तक पहुंचने में बहुत समय लगता। इसलिए वे पानी के रास्ते जाने के लिए एक बोट ढूंढते हैं। उधर झटके रुकते ही ब्लेक बेन की जांघ में घुसा शीशे का टुकड़ा निकालती है। वह जानती थी कि उसे अंदर छोड़ने से बेन के पैर को ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद ऑली कपड़ा और साफ पानी लाता है, जिससे ब्लेक उसका घाव बांध देती है। दूसरी तरफ लॉरेंस अपने कंप्यूटर पर भूकंप की तीव्रता जांचता है। उसे पता चलता है कि यह 9.6 तीव्रता का भूकंप था, जो दर्ज इतिहास का अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप बन चुका था। कुछ देर बाद रे और एमा बोट लेकर कोई टावर के पास पहुंचते हैं, लेकिन टावर काफी देर से आग में जल रहा था। रे समझ जाता है कि ब्लेक ने वहां न पहुंच पाने पर किसी दूसरी ऊंची जगह की तरफ जाने का फैसला किया होगा। तभी रे की नजर समुद्र के पानी पर पड़ती है, जो बहुत तेजी से किनारे से पीछे हट रहा था। वह तुरंत समझ जाता है कि एक भयंकर सुनामी आने वाली है और उन्हें जल्द से जल्द खाड़ी से बाहर निकलना होगा। इसी दौरान रेडियो पर सुनामी की चेतावनी जारी हो जाती है। पूरे शहर में सायरन बजने लगते हैं। ब्लेक समझ जाती है कि अब घायल बेन के साथ नॉब हिल पहुंचने के लिए उनके पास समय नहीं है। तभी उसे पास में डेनियल की बनवाई हुई ऊंची इमारत दिखाई देती है। वह बेन और ऑली को वहीं चलने के लिए कहती है, क्योंकि सुनामी से बचने के लिए उनके पास वही सबसे नजदीकी ऊंची जगह थी। उधर समुद्र में मौजूद सैकड़ों बोट्स भी सुनामी से बचने की कोशिश कर रही होती हैं। उनके सामने पानी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी और कई छोटी बोट्स उसके नीचे डूब रही थीं। रे पूरी रफ्तार से बोट को लहर की तरफ ले जाता है। वह जानता था कि लहर के पूरी तरह उठने से पहले ऊपर पहुंचना जरूरी है। बहुत मुश्किल के बाद उनकी बोट लहर की चोटी पार कर लेती है, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप लहर के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रे आखिरी समय पर बोट मोड़कर सीधी टक्कर से बच जाता है, लेकिन शिप का एक हिस्सा बोट की छत उखाड़ देता है। इसके बाद शिप से बड़े बड़े कंटेनर्स नीचे गिरने लगते हैं। रे बोट को पूरी रफ्तार से चलाता है और गिरते कंटेनर्स के बीच से रास्ता बनाकर निकल जाता है। वही कंटेनर शिप लहर के साथ आगे बढ़कर गोल्डन गेट ब्रिज से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ब्रिज का बड़ा हिस्सा टूट जाता है। वहां मौजूद कई लोगों की जान चली जाती है, जिनमें डेनियल भी शामिल होता है। देखते ही देखते सुनामी गोल्डन गेट ब्रिज के बाकी हिस्से को भी बहा ले जाती है और सैन फ्रांसिस्को में घुस जाती है। भूकंप के बाद बची इमारतें और सड़कें भी तेज पानी में डूबने लगती हैं। उधर ब्लेक, बेन और ऑली तेजी से डेनियल की इमारत की सीढ़ियां चढ़ते हैं। वे जितना ऊपर जा सकते थे जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता मलबे की वजह से बंद होता है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि सुनामी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। तीनों तुरंत मजबूत खंभों के पीछे छिपकर किसी चीज को कसकर पकड़ लेते हैं। अगले ही पल विशाल लहर खिड़कियां तोड़कर इमारत के अंदर घुस जाती है। पानी की टक्कर से पूरी इमारत बुरी तरह हिलती है और गिरने लगती है। खुशकिस्मती से झुकती हुई इमारत पास की दूसरी इमारत से टिक जाती है। ब्लेक, बेन और ऑली अंदर मौजूद सामान को मजबूती से पकड़े रहते हैं ताकि वे नीचे न गिरें। कुछ देर बाद रे और एमा अपनी बोट लेकर उस इलाके में पहुंचते हैं। चारों तरफ पानी, टूटी इमारतें और मलबा देखकर वे सन्न रह जाते हैं। रे जानता था कि ब्लेक बचपन से ही उससे मुश्किल हालात में बचने के तरीके सीखती आई है। उसे भरोसा था कि उसकी बेटी समझदारी से काम लेते हुए किसी ऊंची इमारत में गई होगी। यही सोचकर रे और एमा अपनी बोट को ऊंची इमारतों के बीच ले जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। उधर पानी थोड़ा नीचे जाने पर ब्लेक, बेन और ऑली के लिए ऊपर जाने वाला रास्ता खुल जाता है। तीनों अगली मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां ब्लेक दोबारा बेन के घायल पैर की जांच करती है। तभी ऑली वहां आकर बताता है कि उसने बाहर एक बोट देखी है। ब्लेक खिड़की से देखती है तो उसे पता चलता है कि बोट में रे और एमा है, लेकिन वे इमारत से दूर जा रहे थे। ब्लेक और ऑली खिड़की पर जोर जोर से मारकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। तभी ब्लेक को याद आता है कि ऑली के पास एक लेजर पॉइंटर है। वह लेजर की रोशनी बोट के कंट्रोल पैनल पर डालती है। रोशनी दिखाई देते ही एमा पीछे मुड़कर देखती है और उसे इमारत में ब्लेक नजर आ जाती है। रे और एमा तुरंत बोट को इमारत की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन उसी समय पानी की एक और तेज लहर खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस जाती है। पानी के तेज बहाव में बेन और ऑली सीढ़ियों की तरफ जा गिरते हैं, जबकि ब्लेक दूसरी तरफ फंस जाती है। उसके और दोनों भाइयों के बीच शीशे का एक बंद दरवाजा होता है, जिससे वह उनके पास नहीं पहुंच पाती। इमारत धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है और अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ता जाता है। रे बोट का कंट्रोल एमा को सौंपता है और उससे ब्लेक को बाहर निकालने का वादा करता है। इसके बाद वह पानी में छलांग लगा देता है। रे तैरते हुए इमारत के अंदर पहुंचता है। वहां उसे ब्लेक शीशे के दरवाजे की दूसरी तरफ दिखाई देती है। दरवाजे के आगे मलबा फंसा होता है, इसलिए वह उसे खोल नहीं पाता। रे ब्लेक को हिम्मत रखने के लिए कहता है और रास्ता रोक रहे मलबे को हटाने लगता है। उधर बेन ऑली को ऊपर की मंजिल पर किसी सुरक्षित जगह रुकने के लिए कहता है और खुद ब्लेक की मदद करने वापस जाता है, लेकिन तभी इमारत फिर से हिलने लगती है और पानी उस मंजिल तक भी पहुंच जाता है। ब्लेक सांस लेने के लिए छत के पास बची आखिरी खाली जगह तक जाती है। कुछ ही पलों में वह जगह भी पानी से भर जाती है और ब्लेक बेहोश हो जाती है। रे अपनी पूरी ताकत लगाकर मलबा हटाता है और आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। वह ब्लेक को पकड़कर पानी से बाहर निकालता है और उसे बेन और ऑली के पास ले आता है। इमारत लगातार पानी में डूब रही होती है। रे ब्लेक को होश में लाने के लिए सीपीआर देना शुरू करता है, जबकि बेन बाहर निकलने के लिए खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोट और थकान के कारण उसके शरीर में ज्यादा ताकत नहीं बची होती। बाहर बोट में मौजूद एमा उनकी परेशानी देख लेती है। वह बोट को मोड़कर पूरी रफ्तार से इमारत की तरफ ले जाती है। बोट खिड़कियां तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और सभी के बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। रे ब्लेक को लेकर बोट पर चढ़ता है। बेन और ऑली भी जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं। एमा बोट को इमारत से दूर ले जाती
जाती है और कुछ ही पलों बाद पूरी इमारत उनके पीछे गिर जाती है। रे लगातार ब्लेक को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांस वापस नहीं आती। एक पल के लिए रे की उम्मीद टूटने लगती है। तभी उसकी नजर रोती हुई एमा पर पड़ती है और वह दोबारा हिम्मत जुटाता है। रे अपनी एक और बेटी को नहीं खोना चाहता था। वह फिर से ब्लेक को सीपीआर देना शुरू करता है। कुछ देर बाद ब्लेक अचानक सांस लेने लगती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं। ब्लेक को जिंदा देखकर रे और एमा राहत की सांस लेते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। बेन और ऑली भी उसे सुरक्षित देखकर खुश हो जाते हैं। आखिरकार सभी लोग इस भयानक आपदा से बच जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।